तो कैसे हो दोस्तों। मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट, बड़ा इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाला है। एंजॉय कर पाओगे अगर टकटकी लगाकर लेक्चर को सुनोगे। कुछ ना कुछ नया सीखकर जरूर जाओगे, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। पर लेकिन थोड़ा सा ध्यान से अगर सुनोगे तो वीडियो के एंड में आप लोग कंफर्टेबल फील करोगे, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा उसका आंसर आप लोग अच्छे से दे पाओगे। लेक्चर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट डे के साथ में। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे, न्यूज देखेंगे। वीडियो के आगे चल के फिर हम लोग देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट जो भी आज की जो न्यूज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन। और वीडियो के एंड में एक आप लोगों का क्विज और होगा जो कि रिवीजन क्विज आप लोग बोल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंपॉर्टेंट डे के बारे में, तो अच्छे से सुनिएगा, इससे आप लोग अच्छा फील करेंगे और कुछ ऐसी बातें भी जानने को मिलेगी जो कि आप लोग के स्टैटिक पोर्शन, जो कि आप लोग का स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है एग्जाम में, उसको भी फायदा पहुंचाने वाली है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डे फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर एक ऐसी लेयर होती है हमारी पृथ्वी के चारों ओर, जो कि पृथ्वी पर सूर्य की जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको आने से रोकती है। तो इसका क्या मतलब है, क्या फायदा है? इसका ये फायदा है कि ये जो रेज होती हैं बड़ी खतरनाक होती हैं। अगर ये पृथ्वी पर आ जाएंगे तो इंसानों के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी। इवन बहुत सारे तरीके ये माना जाता है कि स्किन डिजीज यहां पर होती नजर आएंगी अगर ये पृथ्वी पर आ जाएंगे। तो इसको रोकने के लिए एक तरीके से अवेयरनेस फैलाई जाती है, ताकि कोई भी ऐसी चीजें पृथ्वी पर यूज न की जाए, कोई भी ऐसा पोल्यूशन पृथ्वी से निकलकर न आए जो कि ओजोन लेयर पर इंपैक्ट डालता है। क्योंकि जिस तरीके से ऑटोमोबाइल, गाड़ी वगैरह चीजें, उल्टी सीधी, रेफ्रिजरेटर, एसी, ये सारी चीजें यूज की जा रही है, तो ओजोन की जो लेयर है वो कहीं ना कहीं कई जगह पर आज की डेट में पतली पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो 16 सितंबर यहां पर डे रखा गया है ताकि इस चीज को थोड़ा सुधारा जा सके और इसके बारे में अवेयरनेस फैलाई जा सके। इसी के लिए अभी जो यहां पर इसका स्लोगन है यहां पर इस बार के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, बोला जा रहा है ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन फॉर लाइफ यहां पर स्लोगन है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी के साथ में अगर आगे आप लोगों से बात करूं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन सी लेयर में ओजोन पाई जाती है, तो ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बनेगा। तो इसके बारे में अभी मैं आप लोगों से बात करूंगा। नॉर्मली जो ओजोन है उसका फॉर्मूला O3 होता है, कॉन्सेंट्रेटेड ऑक्सीजन आप लोग बोल सकते हैं, जो कि मेनली यहां पर देखने को मिलती है इन सब चीजों को जो रोकने का काम करती है। तो O3 जो है यहां पर ये इसका फॉर्मूला है ओजोन का। O2 आप लोग ऑक्सीजन देखते हैं, तो यहां पर एक और जो ऑक्सीजन का ये यहां पर इसमें ऐड हो जाएगा, तो यहां पर ये O3 बन जाएगा। ठीक है, तो ओजोन जो है यहां पर ये कौन सी लेयर में पाई जाती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग नजर डालेंगे। ये कई बार आप लोगों से एग्जाम में पूछ ली जाती है, ये ज्योग्राफी में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं, कई बार इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाता है। तो हल्का सा एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को दे देता हूं इसके बारे में भी। अगर आप लोग देखिए, ये होगी अपनी प्यारी पृथ्वी, इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग जाएंगे तो ट्रोपोस्फेयर आप लोगों को देखने को मिलेगा। ट्रोपोस्फेयर यहां पर पृथ्वी के जस्ट ऊपर आप लोगों को देखने को मिलता है। फिर यहां पर थोड़ा चल के इसको आगे चलकर ट्रोपोपोज बोल देते हैं, और फिर आगे चलकर ये जो लेयर रहती है जो यहां से यहां तक आप लोगों को देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर। इस स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर ही आप लोग यहां पर ओजोन लेयर देखने को मिलती है, जो कि कई बार आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। और इसी के अंदर जो आप लोग हवाई जहाज उड़ाए जाते हैं वो भी आप लोगों को यहीं पर ही देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को देखने को मिलती है, तो ये जो एरिया है ये काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। फिर इससे थोड़ा ऊपर चलेंगे तो इसको मीजोस्फीयर बोल देते हैं, और थोड़ा सा और ऊपर चलेंगे तो यहां पर इसको आयनोस्फीयर बोलते हैं। आयनोस्फीयर में नॉर्मली जो आज के डेट में आप लोगों का कम्युनिकेशन होता है जो मोबाइल के थ्रू, वो सारा नॉर्मली आयनोस्फीयर में आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ये डिस्टेंस यहां पर दिखा रखी है, कहां तक कौन सी डिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगी कि 14 किलोमीटर, फिर यहां से यहां तक जाएंगे तो 18 किलोमीटर, तो इसके बाद में जाएंगे तो 50 किलोमीटर, 90 किलोमीटर के करीब हो गया, तो यहां पर 350 किलोमीटर के करीब हो गया। तो ये डिस्टेंस यहां पर नापी जाती है। ठीक है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो जो इंपॉर्टेंट यहां पर बताने वाली बात थी मुझे आप लोगों के लिए, यह है ओजोन लेयर, जो कहां पर पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर पाई जाती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बन जाता है। आइए अब आगे न्यूज चलती है, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक एक जो न्यूज है वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो न्यूज है यहां पर बात की जा रही है गांधी जी के बारे में। एक किताब का नाम जो कई बार एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है, इसका नाम भी आप लोगों ने सुना होगा, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो गांधी जी के द्वारा लिखी गई किताब है, ये जो किताब इनके द्वारा लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी। तो ये जब किताब यहां पर लिखी गई, तो ये किताब लिखने के बाद में लोगों को कई सारी चीजें समझ में आई कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली समझाने की कोशिश की गई थी कि किस तरीके का अंग्रेजों का रवैया रहता है। यहां पर यह बोला गया इनके द्वारा कि जो अप्रतिबंधित उद्योगवाद होता जा रहा है, इनके जो इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है, ठीक है, और इसी के साथ में जो अनरिस्ट्रिक्टेड यहां पर जो भौतिकवाद, इनके लोग जो हैं एक दूसरे को न समझकर, एक तरीके से नेचर के ऊपर फोकस न देकर मेटेरियलिस्टिक चीजों के ऊपर, यानी जैसे कि गाड़ी हो गई, कपड़े हो गए, ये इन सब चीजों के ऊपर ऐसो आराम के जो पीछे भाग रहे हैं, ये खतरनाक साबित हो सकता है आने वाले टाइम के लिए। तो गांधी जी के द्वारा ये किताब जो लिखी गई थी 1909 में लिखी गई थी, और इस किताब का नाम था हिंद स्वराज। ठीक है,
हिंद स्वराज या फिर आप लोग इसे इंडियन होम रूल के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों ही नाम अगर आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये बुक लिखी गई थी महात्मा गांधी जी के द्वारा 1909 में। ये जो बुक लिखी गई थी इनकी खुद की जो नेटिव लैंग्वेज यानी कि गुजराती में इनके द्वारा ये लिखी गई थी। तो ये जो बुक जिस टाइम पर लिखी गई तो उस टाइम पर यहां पर ये बुक लिखने के जस्ट 1 साल बाद ही, क्या कुछ महीनों बाद बोले आप लोग, जैसे ये किताब लिखेगी तो यहां पर ये जो किताब थी फिर ये 1910 में इस किताब को अंग्रेजों के द्वारा बैन कर दिया गया। क्योंकि आप लोगों को पता है जो अंग्रेज है वो किस चीज के ऊपर फॉलो करके चल रहे थे, वो अपने यहां पर एक इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन लेकर आ रहे थे, जिसके चलते हमारी कंट्री से रॉ मटेरियल निकाल कर ले जाते थे, अपनी कंट्री में लेकर जाकर उनको फिनिश प्रोडक्ट बनाते थे। जैसे हमारी कंट्री में से कपास निकाल के ले गए, अपनी कंट्री में ले गए तो कपड़े बनाए, क्लोथ्स बनाए और फिर हमारी कंट्री में लाकर बेच दिए। यानी कि हमारा रॉ मटेरियल निकालकर हम ही को मार्केट बना रहे हैं, हमारे यहां से सस्ता रॉ मटेरियल ले जाकर हम ही महंगे प्रोडक्ट लाकर बेचते थे। तो ऐसा कुछ रवैया आप लोगों को देखने को मिलता था। तो कॉलोनी बना रख के रखा था हम लोगों को इन्होंने, वो चीजें यहां पर गांधी जी के द्वारा समझाने की कोशिश की गई। तो इसीलिए इनकी ये जो किताब थी ये एकदम तुरंत बैन कर दी गई। तो इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो किताब थी बेसिकली क्या चीजें बताने की कोशिश करती है, ठीक है। तो यही बातें यहां पर बता रखी है, गांधी जी के द्वारा बोला गया बेसिकली किसके बारे में, कि जो इंडस्ट्रियलिज्म जो है बेसिकली और जो मेटेरियलिज्म है तो इन्हीं के बारे में बात की गई थी। तो इसी के बारे में लोगों को इन्फॉर्म भी इनके द्वारा किया गया था। तो किताब का टाइटल क्या है, किसके द्वारा लिखी गई है, कब इसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है, तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और अभी न्यूज में क्यों है, गवर्नमेंट के द्वारा यहां पर इन्हीं की कुछ बातों को दोहराया गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए, कि सस्टेनेबल अगर डेवलपमेंट हम लोग चाहते हैं तो महात्मा गांधी जी की कुछ बातें हैं जो हम लोग को फॉलो कर चलनी पड़ेगी। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ये 17 गोल भी हैं जो मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूं, एग्जाम में भी आप लोग इनको ध्यान रख सकते हैं। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, जिसमें गरीबी सबसे पहले आता है, क्योंकि गरीबी अगर मिट जाएगी तो ये माना जाता है बहुत सारी चीजें मिट जाएंगी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट गोल है। फिर भुखमरी है, गरीबी मिटेगी तो भुखमरी भी मिटेगी, अच्छी हेल्थ रहेगी, अच्छे लोग अच्छे से चीजों को फॉलो करेंगे, अच्छी एजुकेशन यहां पर देखने को मिलेगी, जेंडर इक्वलिटी यहां पर निकल कर आएगी। तो ये सारी चीजें एक पैटर्न में आप लोगों को चलती यहां से नजर आएंगी। तो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हूं, अब यहां पर जो न्यूज थी वो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से भी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए यहां पर हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हैं। हमारी कंट्री का जो पार्लियामेंट सेशन है उसके चलते ये न्यूज सामने निकल कर आई है। यहां पर जो बात की जा रही है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल 2020, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन जो सिस्टम ऑफ मेडिसिन है 2020, इसके रिलेटेड बिल ये हमारी कंट्री में लोकसभा में अप्रूव किए गए हैं। आखिर ये क्या करने वाले हैं हमारे, और किस पुराने बिल को यहां पर एक्ट को यहां पर ये रिप्लेस करने वाले हैं उसके बारे में समझिए। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी बिल जो 2020 है, यहां पर ये होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को रिप्लेस करने वाला है। इसी के साथ में यहां पर ये नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल, ये इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 को रिप्लेस करने वाला है। यानी कि मोटे मोटे तौर पर अगर आप लोग ढंग से इसको पढ़ रहे होंगे, अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था, सुन रहे होंगे, तो यहां पर बेसिकली क्या किया जा रहा है, कमीशन को चेंज करके काउंसिल में कन्वर्ट किया जा रहा है। यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कमीशन और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा काउंसिल। तो नॉर्मली कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस होता है, ये अगर आप लोग समझ जाएंगे तो आप लोग गवर्नमेंट की मंशा समझ जाएंगे। कमीशन और काउंसिल जो होता है, कमीशन जो होता है वो बेसिकली अपॉइंटेड बॉडी होती है और काउंसिल जो होती है वो इलेक्टेड बॉडी होती है। तो कमीशन और काउंसिल में डिफरेंस ये हो जाएगा कि कमीशन जो रहेगा गवर्नमेंट अपने हिसाब से अपॉइंट करेगी, उसकी पकड़ उसके ऊपर हो जाएगी। काउंसिल जो थी उसकी पूरी पकड़ जो थी उसकी मतलब गवर्नमेंट की पूरी पकड़ काउंसिल के ऊपर नहीं रहती है। तो पूरी पकड़ करने के लिए यहां पर ये काउंसिल को कमीशन में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिससे कि गवर्नमेंट चीजों को अपने हिसाब से चला सके। तो इसीलिए नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी जो बिल है वो होम्योपैथी सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1973 को रिप्लेस करेगा और नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी यहां पर बनाएगा। सेम पैटर्न में नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बिल जो है वो इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल को रिप्लेस करेगा और नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन बनाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट जो फिलहाल ये बिल हमारी कंट्री में लाए जा रहे हैं, जो कि यहां पर जो किसके थ्रू इनको इलेक्ट किया जाएगा, तो ये भी किसके थ्रू अपॉइंट किया जाएगा और कैसे यहां पर इसमें बच्चों के एडमिशन होंगे, तो उसके बारे में आप लोग समझिए। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, जिसका नाम आप लोग कई बार सुनते हैं NEET, जो कि रिसेंटली काफी न्यूज में रहता है। तो ये जो नेट है यहां पर, ये बेसिकली यहां पर दोनों, एक तो अंडर ग्रेजुएट और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट जो भी यहां पर कोर्स होंगे उसके लिए यहां पर यूज किया जाएगा। और होम्योपैथी जो आप लोगों को कोर्स यहां पर देखने को मिलेगा, ये वेरियस डिसिप्लिन में देखने को मिलेगा जो इंडिया के अंदर मेडिसिन सिस्टम है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है होम्योपैथी रहेगा तो जो भी इसके अंदर दूसरे मेडिसिन सिस्टम है वो भी यहां पर इंक्लूड होते हुए आप लोग को नजर
आएंगे। तो इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग इसको बोल सकते हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। और कमीशन और काउंसिल में क्या डिफरेंस है, अगर आप लोग सर्च करेंगे कि कमीशन वर्सेस काउंसिल, तो डिटेल में इसके ऊपर मैंने 5 या फिर 7 मिनट की एक वीडियो बना रखी है पॉलिटी के अंदर, तो वहां पर भी आप लोग सर्च कर लीजिएगा कमीशन और काउंसिल, कमीशन वर्सेस काउंसिल बाय वीर, तो सामने आप लोग ये खुलकर आ जाएगी, या फिर टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो देख लीजिएगा, माइंड में क्लैरिटी आप लोग की आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट न्यूज की ओर। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर गेम के बारे में बात की जा रही है। हमारी कंट्री के जो यूनियन मिनिस्टर है यूथ अफेयर और स्पोर्ट के लिए, उनके द्वारा राज्यसभा में इन्फॉर्म किया गया है कि हमारी कंट्री में 2 गेम को सपोर्ट किया जाएगा काफी अच्छे लेवल पर। पहला गेम कौन सा होगा, ये होगा कबड्डी, और दूसरा गेम कौन सा होगा, ये होगा खो खो। कबड्डी और खो खो हैं, ये दोनों जो गेम है ये इंडिया में काफी लंबे समय से खेले जाते हैं, पर लेकिन इनका कोई रिकॉग्निशन नहीं है प्रॉपर वे में, ना तो नेशनल लेवल पर आप लोगों ने प्रॉपर वे में कभी इनके बारे में सुना होगा, और इंटरनेशनल लेवल की तो बात छोड़ ही दीजिए। पहले हम लोग ये नहीं कहते हैं कि हम लोग चीजों को सुधारना चाहते, तो पहले अपने अंदर चीजें सुधरेंगी तो बाहर वाली दुनिया देखना स्टार्ट करेगी। तो पहले अपनी कंट्री में अगर हम लोग इन्हें ढंग से खेलना स्टार्ट करेंगे तो हम लोग फिर इनको बता पाएंगे कि हाँ ये भी एक अच्छे गेम है। तो कबड्डी जो है उसको तो काफी प्रमोट किया जा रहा है फिलहाल, अब खो खो को भी इसी तरीके से प्रमोट किया जाएगा। इसके लिए यहां पर काफी लार्ज स्केल पर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि चीजों को वेरियस जो स्कीम है मिनिस्ट्री और इसी के साथ में स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, वे ढंग से इसको इंप्लीमेंट करके चल सके। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप लोगों को दोनों गेम सपोर्ट करने हैं, तो गेम कब सपोर्ट किए जाएंगे, जब बच्चों को दिखे कि इन गेम में कुछ फ्यूचर निकल के आ रहा है। अगर ऐसा लगे कि इनमें कोई फ्यूचर नहीं है तो फिर ये कैसे सपोर्ट होंगे। आप लोग पढ़े जा रहे हैं, एग्जाम कोई आगे आ नहीं रहा है, या फिर आप लोग जैसे पढ़े जा रहे हैं उससे कोई एग्जाम क्लियर होने वाला नहीं है, तो आप लोगों को लगेगा यार क्यों फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इससे अच्छा तो खेती कर लेते हैं, चल के कोई और दूसरा काम कर लेते हैं। तो वही बात यहां पर देखने को मिलती है। तो सीधा सीधा फंडा यहां पर ये निकल के आएगा कि किस तरीके से यहां पर जो गेम खेले जा रहे हैं हमारे नेशनल लेवल पर कैसे रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि हाँ यार ये कबड्डी के प्लेयर हैं, यार ये खो खो के प्लेयर हैं, तो उनको अच्छे से रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको अच्छे से अवार्ड दिए जाएं, उनको फिर एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं, वो अपने गेम को और अच्छे से लेकर जाते हैं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उनको रिकॉग्निशन मिलता है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिसके चलते यहां पर जो प्लेयर है वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है। बहुत कबड्डी और खो खो हैं जो यहां पर अगर बात की जाए तो पार्ट है यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम का। ठीक है, तो खेलो इंडिया यूथ गेम का पार्ट है जो हमारी कंट्री में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ में जो यहां पर बात की जा रही है कि लिस्ट ऑफ गेम जो स्पोर्ट्स है यहां पर वो क्वालिफाई जो मेरिट जो भी इस तरीके से नहीं है कि ये पढ़े लिखे, वो थोड़ा सा एक तरीके से मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं, तो जो मेरिटोरियस जो स्पोर्ट पर्सन है, ठीक है, उनका भी रिक्रूटमेंट यहां पर किया जाएगा। ग्रुप सी जो पोस्ट है सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, समझने की कोशिश कीजिए। आज के डेट में कई सारे प्लेयर आप लोगों ने देखे होंगे, ये रेलवे की साइड से खेल रहे हैं, ओएनजीसी की साइड से खेल रहे हैं, अलग अलग जो कंपनीज हैं नॉर्मली उनको रिक्रूट कर लेती हैं ताकि वो उनको रिप्रेजेंट कर सके। आर्मी भी सेम काम करती है, आर्मी के पर्सनल जो आकर खेलते हैं आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी के चलते बात की जा रही है इन गेम में भी अगर कोई क्वालिफाई करके आता है तो आगे चल के उनको सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सी ग्रेड की जो पोस्ट होती है वो देने की कोशिश की जाएगी। अगर आप लोग फॉर्म भरते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा कई बार स्पोर्ट के लिए अलग से फॉर्म निकल कर आते हैं कि हाँ कौन सा स्पोर्ट खेलते हो, क्या पहले कोई आप लोगों ने इसमें कोई मेडल वगैरह लिया है सेंटर स्टेट या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी, तो वो सारी चीजें आप लोगों से पूछी जाती है। तो ये बेसिकली जो तरीका होता है ये गेम को सपोर्ट करने का एक तरीका होता है। तो गेम को सपोर्ट मिलेगा तो लोग यहां पर आएंगे कि हाँ चलो ऐसे नहीं तो यार ऐसे कम से कम जॉब मिले। कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार मुझे तो खेलना है, देश के लिए कुछ करके गुजरना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो अलग अलग कैटेगरी के लोग आप लोग यहां पर देखने को मिलेंगे। तो ये बेसिक जो फोकस है हमारा ये कबड्डी और खो खो पर है फिलहाल यहां पर हमारी कंट्री की जो यूथ अफेयर मिनिस्ट्री है उसके द्वारा ये इन्फॉर्म किया गया है राज्यसभा में। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में पूछे जाते हैं और कई बार मैच करने के लिए भी क्वेश्चन आ जाते हैं कहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। तो यहां पर जो बात की जा रही है ये बात की जा रही है यहां पर बात की जा रही है फॉस्फीन गैस के बारे में। ये जो बेसिकली गैस है इसका केमिकल फॉर्मूला है PH3, ठीक है ना, PH3 ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। आखिर ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि इंटरनेशनल जो टीम है एस्ट्रोनॉमर उनके द्वारा अभी यहां पर डिस्कवरी की गई है ये फॉस्फीन गैस की कहां पर एटमॉस्फेयर में, वीनस जो प्लैनेट है। जो पहले आप लोगों को मरकरी देखने को मिलता है, फिर आप लोगों को वीनस देखने को मिलता है, फिर आप लोगों को अर्थ नजर आती है और आगे चलकर कौन सा आता है यहां पर, ये मंगल ग्रह आप लोगों को देखने को मिलता है जिसको आप लोग मार्स बोलते हैं। चलिए ये तो मैंने आप लोगों को बता दिए, जब सूरज से हम लोग काउंट करते हैं ये लिस्ट आती है, तो ये मैंने आप लोगों को हिंदू की जो वीडियो में भी कवर किया था। आगे आप लोगों को बताना है बाकी के कौन कौन से प्लैनेट बच गए, ठीक है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए जो एस्टेरॉयड बेल्ट है वो कौन से दो प्लैनेट के बीच में देखने को मिलती है, जो मैंने डिस्कस की थी काफी डिटेल में, तो ये आप लोगों को बतानी है। तो यहां पर अभी जो वीनस है उस पर जो स्टडी की जा रही है तो यहां पर देखने को मिला कि फॉस्फीन गैस यहां पर निकल कर आई। तो फॉस्फीन गैस अगर कहीं पर निकल कर आ रही है तो सीधी सीधी एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं
कि यहां पर लाइफ देखने को मिल सकती है, यानी कि पॉसिबिलिटी ऑफ प्रेजेंस ऑफ लाइफ, क्योंकि अगर फोस्फीन गैस यहां पर है तो इसका मतलब यह है कि यहां पर या फिर इसके नेबर प्लैनेट पर लाइफ देखने को यहां पर मिल सकती है। ये इसकी प्रेजेंस यहां पर ये दिखाने की कोशिश करती है। तो हमारी कंट्री में भी ये टारगेट रखा गया 2023 में, तो वीनस के लिए प्रोजेक्ट छोड़ा जाएगा इसरो के द्वारा 2023 में, याद रखना। अगर बात करें नासा के बारे में, तो नासा प्रोजेक्ट छोड़ रहा है यहां पर इसी साल के अंदर में वीनस के लिए। तो नासा का प्रोजेक्ट चलने वाला है, हमारा 2023 में जाने वाला है, तो मिलकर काम कर रहे हैं। अब फिलहाल जब से यहां पर बात की जा रही है फोस्फीन गैस मिल रही है, तब से यहां पर और ज्यादा इंटरेस्ट जो भी यहां पर आज की डेट में आप लोग बोल सकते हैं जो एस्ट्रोनॉमर है, ठीक है, जो खगोल शास्त्री है, उनका इंटरेस्ट यहां पर बढ़ गया है। तो ये यहां पर नेचर एस्ट्रोनॉमी में यहां पर ये बेसिकली आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसके चलते यहां पर बोला जा रहा है कि फोस्फीन जो गैस है अप्रोक्सीमेट 20 पार्ट्स पर बिलियन, जो यहां पर थाउजेंड्स टू मिलियन जो टर्म्स यहां पर देखने को मिल रही है। कहने का मतलब ये कि कुछ ना कुछ यहां पर बेसिकली इसकी प्रेजेंस यहां पर दिखाई जा रही है, ठीक है। तो ये बोलने की कोशिश की जा रही है। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि जो प्रोड्यूस की जाती है ये इंडस्ट्रियल जो प्रोसीजर होता है फोस्फीन, उसमें बेसिकली प्रोड्यूस होती है कलरलेस और एक तरीके से स्मेली गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी। कलर कोई नहीं है पर इसमें से स्मेल आएगी, और एक तरीके से ये जो गैस है यहां पर ये माना जाता है कि ये गैस जो कुछ स्पीसीज हैं, जो बैक्टीरिया हैं, जो सर्वाइव करते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, वहां पर ये गैस आप लोगों को देखने को मिलेगी। यानी कि जहां पर ऑक्सीजन नहीं होती है वहां पर भी कुछ ना कुछ बैक्टीरिया देखने को मिलेंगे, तो वहां पर आप लोगों को फोस्फीन गैस देखने को मिल जाती है। तो उसी की प्रेजेंस में यहां पर बेसिकली बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, तो इसका मतलब है कि लाइफ तो है, ठीक है। तो इस तरीके की एक्सपेक्टेशन यहां पर लगाई जा रही है, ठीक है। आप लोगों ने ऋतिक रोशन की मूवी देखी होगी जादू, ठीक है। मूवी का नाम क्या था बताइए कमेंट बॉक्स में, इस मूवी का कई बार नाम भूल जाता हूं मैं। तो उस मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, वो जो मूवी रहती है उसमें दिखाया जाता है कि दूसरे ग्रह का प्राणी आ गया है। तो प्रेजेंस ऑफ लाइफ हम लोग सर्च करने की कोशिश में हमेशा से लगे रहते हैं, ये मानते हैं कोई ना कोई ग्रह हमारे आसपास में होगा जहां पर लाइफ होगी, तो उसी के चलते यहां पर एक एक्सपेक्टेशन लगाई जाती है, ठीक है। तो ये उसी से रिलेटेड एक न्यूज आप लोग यहां पर इसको बोल सकते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो इसके बारे में आप लोग आइडिया जरूर रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने एक आर्टिकल आप लोगों से डिस्कस किया था, जो प्राइम मिनिस्टर शिंजो एबे हैं। शिंजो एबे कहां के प्राइम मिनिस्टर थे? ये जापान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो शिंजो एबे साहब को एक बीमारी हुई थी, उस बीमारी का नाम आप लोगों को बताना है, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में थी, और मैंने आप लोगों को 2 दिन मैंने लगातार उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछा था और डिस्कस भी की थी। देखता हूं कितना याद है आप लोगों को। तो उसके बीमारी का नाम आप लोगों को बताना है। तो यहां पर अभी जो बात की जा रही है जापान के नए प्राइम मिनिस्टर चुनने की, अब यहां पर एक तरीके से जो दौड़ है वो स्टार्ट हो गई है, और जो सबसे आगे नाम निकल कर आया यहां पर ये है योशिहिदे सुगा। योशिहिदे जो सुगा है यहां पर ये माना जा रहा है कि ये नए प्राइम मिनिस्टर बनने वाले हैं जापान के, क्योंकि जो रूलिंग पार्टी है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसको एलडीपी के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा इसको अपना हेड चुना गया है, और जो हेड होता है नॉर्मली वही आगे चलकर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। इनको यहां पर 377 के करीब वोट मिली पार्टी का जो इलेक्शन यहां पर हुआ, और यहां पर जो बेसिकली इनको सक्सेसर माना जा रहा है प्राइम मिनिस्टर जो शिंजो एबे हैं उनका। शिंजो एबे काफी अच्छे रिलेशन इंडिया के साथ में रखते थे, पर लेकिन बीमारी की वजह से, हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से इनके द्वारा रिजिग्नेशन देना पड़ गया, और जो हेल्थ प्रॉब्लम भी है वो भी ऐसी है कि उसका कोई इलाज नहीं बोल सकते, ठीक है। तो उस बीमारी का नाम आप लोग बताइएगा। अगर बात करें यहां पर सुगा के बारे में, तो ये अब तक अगर बात करें यहां पर ये एबे के जो रिमेनिंग टर्म है पहले तो उसको कंटिन्यू करेंगे, यानी कि अभी उनके द्वारा छोड़ा गया है, और जो इलेक्शन होंगे 2021 में होंगे, तो 2021 तक यहां पर ये बेसिकली अभी यहां पर प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, और फिर उसके बाद में देखा जाएगा किस तरीके चीजों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। ये करंटली चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी हैं एबे गवर्नमेंट के, और इसी के साथ में स्पेशल जो सेशन होगा कंट्री के पार्लियामेंट का, वहां पर देखा जाएगा कि इनको प्राइम मिनिस्टर कंफर्म किया जाता है या फिर नहीं, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट के लिए दावेदार है यहां पर प्रबल, आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में अगर अपनी कंट्री कंपेयर में आप लोग जापान देखना चाहते हैं, तो ये है यहां पर जापान की कैपिटल टोक्यो देखने को मिलेगी आप लोगों को। तो ये काफी इंपोर्टेंट कंट्री है अगर अपनी कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग बात करें। और यहां पर आप लोगों को साउथ कोरिया देखने को मिलेगा, और ये हो गया यहां पर नॉर्थ कोरिया। तो कंट्री आप लोग जरूर याद रखा कीजिए, कई बार आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और खासकर अगर बैंकिंग वगैरह की आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों से कई बार कैपिटल्स वगैरह भी डायरेक्ट पूछी जाती हैं, ठीक है। यूपीएससी तो नहीं पूछेगा हालांकि, पर लेकिन आप लोगों को हल्का सा आइडिया जरूर होना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि आगे चलकर आईएएस ऑफिसर बन जाओगे तो आप लोगों को विजिट करने के लिए भी बोला जाता है गवर्नमेंट की साइड से, गवर्नमेंट ऑफिशियल बनकर आप लोग दूसरी कंट्री में जाते हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है, तो हल्का सा आइडिया इन सब चीजों के बारे में भी आप लोगों को होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से, आप लोग यहां पर इसको ध्यान रख सकते हैं। कल्चर की बात बेसिकली की जा रही है। हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है
उनके द्वारा लोकसभा में बोला गया है कि इनके द्वारा एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई है। ये जो एक्सपर्ट कमेटी है हमारी कंट्री में जो इंडियन कल्चर का कैसे इवोल्यूशन हुआ, यानी ये कैसे बड़ी, कहां से ओरिजिन हुआ, ये सारी चीजों का एनालिसिस करने के लिए ये स्टडी करेगी बेसिकली कमेटी जो है। तो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ से डायरेक्ट क्वेश्चन बैकग्राउंड में आप लोगों से पूछ लिया जाएगा इसके बारे में, तो कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो क्या बातें बताने की कोशिश की जा रही है आप लोग ये समझिए एक बार। यहां पर बेसिकली जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये जो कमेटी है ये यहां पर आज की डेट में हमारी जो कल्चर है, ये कल्चर के बारे में बात करेगी। लगभग 12,000 साल का जो बेसिकली एक एनालिसिस करेगी हमारी कल्चर का। तो उसके चलते यहां पर देखेगी आज की डेट तक जो हमारी कल्चर है वो कैसी देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसके बारे में एक एनालिसिस यहां पर किया जाएगा। और जो KN दीक्षित है यहां पर चेयरमैन है इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के, और इसी के साथ में ये फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं यहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। तो ये चीजें आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट पोर्शन है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग जरूर याद रखिएगा। इसी के चलते ये भी काफी इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोगों के लिए बन जाती है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, बात की जा रही है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पर्टिकुलर हमारी कंट्री में आप लोग बोल सकते हैं कि हमारी कंट्री में जो रिसर्च करती है, कंजर्वेशन करती है, प्रिजर्वेशन करती है, जो हमारी कंट्री में म्यूनमेंट है, यानी कि जो भी हमारी कंट्री में बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं पुराने टाइम में जो बनाई गई हैं, तो उनको कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं ताकि वो बेकार ना हो, कैसे उनको कंजर्व कर सकते हैं ताकि आने वाली जनरेशन भी उनको देख सकें। तो इसके बारे में बात की जा रही है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है यहाँ पर उसके अंडर आती है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये याद रखिएगा। दूसरा क्या काम करती है, ये कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन हमारी कंट्री के जो कल्चरल मोन्यूमेंट है उनका। तीसरा ये किसके द्वारा बनाई गई, यहां पर ये अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा यहां पर बनाई गई है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ जो यहां पर इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के थे, यहां पर ये 1861 में इनके द्वारा ये बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी। हेडक्वार्टर कहां पर है, ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। और ये आज के डेट में कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो मिनिस्ट्री है यहां पर ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, ठीक है। ये इसका मोटो है, जो भी है पढ़ लीजिएगा ये थोड़ा संस्कृत में यहां पर लिखा हुआ है। तो बेसिकली इंपॉर्टेंट जो चीजें हो जाती है, कई बार मिनिस्ट्री के नाम आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में आप लोगों से पूछा जाता है कि कौन यहां पर इसके जो बेसिकली स्टार्टिंग से अगर हिस्ट्री में आप लोग पूछेंगे तो अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में आप लोगों को नाम भी वहां पर देखने को मिलेगा, क्योंकि काफी स्टडी इनके द्वारा हमारी कंट्री के जो कल्चर है उसके बारे में की गई है। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को बता दूं, अगर किसी कंट्री को आप लोगों को गुलाम बनाना है ना, लंबे समय तक गुलाम आप लोगों को बनाना है, तो आप लोगों को उस कंट्री की कल्चर समझनी पड़ेगी, रिलीजन समझना पड़ेगा, लोगों का नेचर समझना पड़ेगा, वहां की हिस्ट्री ज्योग्राफी आप लोगों को जाननी पड़ेगी, तभी जाकर उस कंट्री को आप लोग गुलाम बना सकते हैं। और अंग्रेजों ने ये सारे काम किए हैं। उन्होंने प्रॉपर स्पेयर में एक स्टडी की है कि हाँ कैसे सोचते थे, कैसी इनकी कल्चर थी, कैसी इनकी हिस्ट्री थी, वो सारी चीजें इनके द्वारा जानी गई हैं। और फिर चुन चुनकर इन्होंने यहां पर सब चीजों को डिस्ट्रॉय किया है ताकि हमारी कंट्री को काफी लंबे समय तक ये कंट्रोल रख सकें। इसीलिए 200 साल तक किसी को गुलाम रखना ये आसान काम नहीं है, इसके पीछे काफी सारा दिमाग लगाया गया, तभी जाकर इतने लंबे समय तक हम लोग इनके गुलाम बने रहे। तो वही चीजें आप लोग यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग एक आइडिया जरूर रखिएगा। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर, इसमें दो चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, एक तो पॉलिटिकल पोर्शन आएगा और दूसरा करंट अफेयर का पोर्शन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहां पर जो बात की जा रही है हमारी कंट्री में जो यहां पर पर्टिकुलर जो MP है जिनका नाम है यहां पर हरिवंश नारायण सिंह। हरिवंश नारायण सिंह जो है यहां पर ये री इलेक्ट हो गए हैं राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन बाय वॉइस वोट, यानी कि वॉइस के द्वारा सबके द्वारा बोल दिया गया हाँ यही चेयरमैन बनेंगे डिप्टी चेयरमैन, तो इनको यहां पर डिप्टी चेयरमैन बना दिया गया। तो NDA के कैंडिडेट है, यानी कि जो गठबंधन है बीजेपी का, उसके कैंडिडेट यहां पर ये देखने को मिलेंगे। तो सेकंड टाइम यहां पर जो इलेक्टेड कर लिया गया इनको, ये एक तरीके से डिप्टी चेयरमैन राज्यसभा का। तो हमारी कंट्री में जब पार्लियामेंट के आप लोगों के बारे में बात की जाती है तो पार्लियामेंट में आप लोगों को लोकसभा देखने को मिलेगी, राज्यसभा देखने को मिलेगी और प्रेसिडेंट देखने को मिलेगा। तो ये पूरा एक तरीके से कॉम्बिनेशन होता है पार्लियामेंट का। प्रेसिडेंट पर्टिकुलर कोई अकेला पर्सनैलिटी नहीं है, प्रेसिडेंट ऑफिस यहां पर आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। तो प्रिजाइडिंग जो ऑफिसर है राज्यसभा के, तो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि उसकी जो एक तरीके से प्रोसीडिंग है उसको स्टार्ट किया जाए और कैसे उसको आगे लेकर चलना है। हमारी कंट्री के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं। इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब क्या होता है, जैसे ये वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट पर आए तो ये इनडायरेक्ट वे में यहां पर इसके चेयरमैन बन जाएंगे। तो इसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। मतलब क्या है, इसके लिए ना तो इनको अलग से एग्जाम देना है, ना कोई इनके लिए इलेक्शन लड़ना है, ना ही कोई इनको अपॉइंट करेगा, बस इनको वाइस प्रेसिडेंट बनना है। ये इनको एक तरीके से नहीं बोलते हैं रूंगे में मिल जाएगी। आप लोगों ने सुना होगा बचपन में कि भैया थोड़ा रूंगा दे देना, बिल्कुल ऐसे बोलते हैं जैसे गोलगप्पा खाते टाइम आप लोग पपड़ी मांगते हैं ना, एक पपड़ी दे दो, ठीक है। तो जिस तरीके से एक छोटा सा दही लगाकर भैया पपड़ी डाल दो, तो वही ये पपड़ी में मिल जाती है इनको। यानी कि ये पोस्ट आप लोग ये पोस्ट पर
जाना है वाइस प्रेसिडेंट की, और ये पोस्ट इनको खैरात में मिल जाएगी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर राज्यसभा के अंदर एक और इंपॉर्टेंट जो फंक्शन है, ये आप लोग याद रखिएगा, नॉर्मली राज्यसभा के अंदर यहां पर इसको अमंग मेंबर से चूज किया जाता है जो डिप्टी चेयरमैन है। इसके अलावा भी एक पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन रहता है। अगर आप लोगों ने पॉलिटिकल लेक्चर देखे होंगे तो इसके बारे में मैंने डिटेल में आप लोगों से डिस्कस किया था। पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन जो होता है राज्यसभा के अंदर, ये क्या काम करते हैं, अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन जो है हमारी कंट्री के वो एब्सेंट रहते हैं तो उस टाइम पर पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन जो है वो प्रिजाइड करता है जो हाउस को, यानी कि इनमें से मेंबर निकल कर आएगा और ये प्रिजाइड करेगा ताकि हाउस में कोई भी यहां पर अवेलेबल रहे किसी न किसी टाइम पर और प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। तो ये भी एक डायरेक्ट स्टैटिक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले जाते हैं पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन के बारे में। ठीक है, कि क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है पहले भी कि अगर चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन नहीं है तो कौन यहां पर इनका जो सेशन है उसको प्रेजाइड करेगा। तो डायरेक्ट बैकग्राउंड में आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो पॉलिटी में जाकर आज उसको रिवाइज कर लीजिएगा जो आप लोगों को पढ़ाया था, ताकि कोई कंफ्यूजन फ्यूचर में देखने को न मिले। ओके, तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा और बोरिंग भी फील नहीं होगी आप लोगों को। इसी के साथ में बात करते हैं क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले ओजोन लेयर के बारे में बात की। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जो लेयर्स हैं उनके बारे में जाना, कौन कौन सी लेयर्स कहां पर है। इसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज थी आज की जो मुझे लगा, ये हम लोगों ने महात्मा गांधी जी की किताब और उसके बारे में जानी। डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। इंडिया के जो गेम है उसके बारे में समझा, कबड्डी और खो खो के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पर फोस्फिन गैस के बारे में जाना, उसके बारे में क्या क्या और किस प्लेनेट पे देखने को मिल रही है। जापान से रिलेटेड न्यूज थी, हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जापान के साथ में हमारे रिलेशन की बात की जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की हम लोगों ने काउंसिल और कमीशन के बारे में, तो ये आप लोग जरूर जाकर देखिएगा। इसका लिंक मैं वीडियो के नीचे भी शेयर कर दूंगा अगर आप लोगों को चाहिए तो, वरना टेलीग्राम पर तो डाल ही दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर कल्चर से रिलेटेड हम लोगों ने बातें की, इसको डिटेल में समझा। इसी के साथ में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में हम लोगों ने जाना। और नेक्स्ट लास्ट में जो इंपॉर्टेंट न्यूज देखी, ये राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन के बारे में जानने को मिली। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा सेशन जो आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए देखता हूं कितना एंजॉय किया है। ठीक है, इसको अटेम्प्ट कीजिए और क्वेश्चन के आंसर दीजिए, तब पता चलेगा आप लोगों ने इसको एंजॉय किया है या फिर नहीं एंजॉय किया है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने यहाँ पर ये है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द ओजोन लेयर। ठीक है, इसके लिए एक स्लोगन अभी देखने को मिला है 2020 में। वो स्लोगन क्या है, वो स्लोगन आप लोगों को लिखना है। देखिए, ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये क्वेश्चन इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इनमें आप लोगों के सामने कोई ऑप्शन नहीं होता है। अगर इस तरीके से आंसर देना आप लोगों ने सीख लेना तो एग्जाम में आप लोग इतना कंफर्टेबल फील करेंगे, आप लोगों को हलवा लगेगा, यानी कि बहुत आसान लगेगा क्योंकि ऑप्शन आप लोगों के सामने होंगे। ठीक है, तो यहां पर इसका स्लोगन का नाम लिखिए। नेक्स्ट, हमारी कंट्री में कौन से दो गेम हैं जिनको अभी सपोर्ट करने की बात की जा रही है, किसके द्वारा, यूथ अफेयर और स्पोर्ट, जो हमारी कंट्री में जो यूथ अफेयर और स्पोर्ट जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है डिस्कवरी के बारे में। यहां पर जो वीनस है, यहां पर ठीक है, वीनस जो बेसिकली प्लैनेट है उसके ऊपर एक गैस पाई गई है, इस गैस का नाम बताना है और केमिकल फॉर्मूला क्या है वो भी आप लोगों को बताना है, जो कि जिसके चलते माना जा रहा है कि इसके ऊपर लाइफ अवेलेबल है। ठीक है, जापान की जो रूलिंग पार्टी है उसके द्वारा यहां पर एक कैंडिडेट को अभी यहां पर इलेक्ट किया गया है एज ए लीडर, उनका नाम आप लोगों को बताना है। इंडियन होम रूल, ये इसी के साथ में एक और नाम था इस किताब का, जो कि किसके द्वारा लिखी गई है ये आप लोगों को बताना है। रिसेंटली अभी न्यूज में थी, तो ये 1909 में इनके द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यहां पर यह कि किस लैंग्वेज में ये किताब इनके द्वारा लिखी गई है, और तीसरी बात यहां पर यह कि अंग्रेजों के द्वारा कब इस किताब को बैन किया गया था। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग यहां पर पूरा आर्टिकल कवर कर लेंगे, तो इसलिए यहां पर सारे क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी 2020, ये किसको रिपील करने वाला है, एक काउंसिल को रिपील करेगा। वो काउंसिल कब की है ये आप लोग को बताना है। इसी के साथ में हमारी कंट्री में जो कल्चर मिनिस्ट्री है उसके बारे में बात की जा रही है। आप लोगों को यहां पर ये बताना है किसके द्वारा चेयर की जा रही है ये कल्चर मिनिस्ट्री, जो कि चेयरमैन है आर्कियोलॉजिकल, जो इंडियन आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी के। और ये यहां पर आज की डेट में ओरिजिन और जो इवोल्यूशन है इंडियन कल्चर का उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो ये थे सारे क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आप लोगों के सामने। मैं आशा करता हूं कि आप लोग इस समझ में आए होंगे, अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो अगर नहीं आंसर दे पा रहे हैं तो फिर से जाकर वीडियो को देखिए, जो भी आंसर आप लोगों का गलत हो रहा है उसको क्लियर कीजिए। ओके, आइए अब पुराना थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पर बात की जा रही है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के बारे में। तो इनके द्वारा एक पीएम, इसका नाम है योजना, बीच में कुछ खाली स्थान है, इसको भरना है आप लोगों को, और कहां पर ये लॉन्च की गई जो कि काफी न्यूज में थी। इसी के साथ में यहां पर बात की जा रही है जो फिशरी सेक्टर है उसको डबल करने की बात की जा रही है हमारी कंट्री में लगभग 3-4 सालों के अंदर में, और 70 लाख टन एक्सपोर्ट करने की बात की जा रही है, ये प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। कब तक ये बात की जा रही है। नेक्स्ट, इंडियन ऑयल और एचपीसीएल, ये पीएसयू है हमारी कंट्री में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं। कौन सा ऐप मोदी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था अभी हमारी कंट्री में, जिसके चलते जो बेसिकली फोकस दिया जा रहा था डायरेक्ट जो फार्मर है उनके बारे में बात की जा रही थी कि हाँ, फार्मर को खासकर जो डेयरी से रिलेटेड फार्मर है उनको फायदा पहुंचाएगा। यहां पर ये फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और एक्स आरजेडी जो एमपी है उनका नाम आप लोगों को बताना है,
जिन्होंने नरेगा को काफी सपोर्ट किया था और रिसेंटली अब हमारे बीच में यहां पर ये नहीं रहे हैं। ठीक है, कौन सा आर्टिकल है जो आप लोगों को यहां पर स्पीच एंड एक्सप्रेशन की फ्रीडम के बारे में बात करते हैं, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के द्वारा बोला गया था कि जो गवर्नमेंट होती है, अगर डेमोक्रेसी की आप लोग बात करते हैं तो यहां पर बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो ये 16th प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए हैं, इनका नाम आप लोगों को बताना है। तो ये क्वेश्चन है जो कि मैंने आप लोगों से पूछे थे, तो इंपॉर्टेंट है, इनका आंसर आप लोगों को देना है। आइए आंसर बता देता हूं, रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का, एक एक कर देख लेते हैं। सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा जो स्कीम यहां पर लॉन्च की गई थी, याद रखना ये था पीएम मत्स्य संपदा योजना, बिहार में लॉन्च की गई थी। मत्स्य मतलब मछली पालन के बारे में बात की जा रही है, और उसका एक्सपोर्ट जो है आने वाले 3-4 सालों में डबल करने की बात की जा रही है, और 70 लाख टन हमारी कंट्री में 2024-25 तक इसको प्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। एचपीसीएल के बारे में बात करें या फिर आप लोग बात करें इंडियन ऑयल के बारे में, ये पेट्रोलियम की कंपनी है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंडर आती हुई नजर आएंगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा एक पोर्टल लॉन्च किया गया जिसको बोला गया ई गोपाला ऐप। ई गोपाला ऐप जो है ये डायरेक्ट फार्मर को फायदा पहुंचाने वाला है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर इसके बारे में याद रखेगा। एमपी जो थे यहां पर, इनका नाम था रघुवंश प्रसाद सिंह। ठीक है, तो ये जो थे बेसिकली यहां पर जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है, ये माना जाता है कि जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और इंप्लीमेंटेशन का जो टारगेट था नरेगा का, वो इन्हीं के द्वारा दिया गया। ये वही नरेगा जिसको एमजी नरेगा के नाम से आज के दिन में आप लोग जानते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ठीक है, तो याद रखना, न्यूज में रहता है। आर्टिकल 19 का सब सेक्शन ए का सेक्शन, ये सब सेक्शन ए जो कि हमारी कंट्री में फंडामेंटल राइट के अंदर में आता है, और फंडामेंटल राइट जो है हमारी कंट्री में ये पार्ट 3 में आप लोगों को देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 के अंदर में। तो इसमें 19 आर्टिकल, ये याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ ले जाते हैं, जो कि एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात करता है। ठीक है, अब्राहम लिंकन थे ये यूएसए के प्रेसिडेंट, जो कि 16वें प्रेसिडेंट थे, जिनके द्वारा बोला गया कि जो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन बेसिकली दी गई इनके द्वारा कि गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल और फॉर द पीपल, यानी कि जनता के लिए जनता का शासन, जनता के द्वारा, इसको आप लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। तो यही बात हमारी कंट्री बोली जाती है जब हम लोग बात करते हैं अफगानिस्तान के बारे में, कि अफगानिस्तान में अगर गवर्नमेंट आनी चाहिए तो लोगों की गवर्नमेंट और लोगों के द्वारा चुनी गई गवर्नमेंट वहां पर आनी चाहिए, बाहर की कंट्री का कोई इंटरफेयर वहां पर नहीं होना चाहिए। तो ये बात वहां पर बोली जाती है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। मुझे लगता है कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो फीडबैक दिएगा, मगर मत जाइएगा, यानी कि वीडियो को लाइक और डिसलाइक कर जाइएगा। पसंद आइए तो लाइक, और नहीं पसंद आए तो डिसलाइक। ठीक है पसंद आया तो डिसलाइक मत कर देना, ठीक है, पसंद आया तो लाइक ही करना। चलिए कोई नहीं, जो भी आप लोगों को लगता है वो जरूर कीजिएगा, और इसी के साथ में कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखिएगा वीडियो के बारे में, कैसी रही वीडियो, कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो बताइए। यहां से जाकर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, और मेरे साथ में ट्विटर पर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट होइए अगर आप लोग वहां पर हैं। अगर नहीं है तो अकाउंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहां पर ऐसा नहीं है कि पढ़ाई की चीजें शेयर की जाती है, इंटरेस्टिंग चीजें होती है कई बार पर, लेकिन अगर आप लोग इससे दूर रहना चाहते हैं सोशल मीडिया से तो अच्छी बात है वो भी, पर अगर है तो आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, बाकी टाइम मिले कभी किसी को तो जरूर पढ़ाइए, जिंदगी को जीने का मजा आप लोग समझ जाएंगे, इतना अंदर से कंफर्टेबल फील करेंगे। और ये एक ऐसा चीज है जो आप लोगों को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं की जा सकती, फील की जा सकती है। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को सेव कीजिए, पॉलिथीन और प्लास्टिक वगैरह बिल्कुल यूज नहीं करना है। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।